हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मैं आपकी शैली मैम, और मुझे पता है बहुत एग्रेसिवली वेट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिए, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिए। अब तो पढ़ाना छोड़ दिया है, यूट्यूब पे काम कम कर रहे हो, ये वो पता है। बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे मेल्स भी आते हैं तुम्हारे, बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस भी मिले हैं, और उत्कर्ष भी छोड़ दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उत्कर्ष से मैं पीडब्ल्यू में शिफ्ट हो गई हूँ, तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तो और नीट का बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ, इसलिए तुम लोगों को टाइम कम दे पाती हूँ। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। मेरे को जब भी टाइम मिलता है, छोटा लेक्चर बड़ा लेक्चर जैसा भी लेक्चर हो, मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। और अभी हमारे पास है शिखावटी का मिशन 100 का हिंदी मीडियम का 12th का सोल्यूशन का पेपर, तो हम इसको देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो समय कम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सब पढ़ लिया है, लास्ट टाइम है भाई, है ना। अब देखो, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श विलयन का गुण है। तो आदर्श विलयन, पहला पॉइंट, राउल के नियम का पालन करेगा। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे, आंसर 2 लीटर। आयतन परिवर्तन नहीं होगा, न हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी, है ना। डेल्टा एच 0 होता है। तो तीनों ही बातें सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आइडियल सॉल्यूशन जो है उसमें ये सारी बातें होंगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट आओ, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तीसरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन। और चौथी परासरण दाब। तो ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन, ये कौन सी कॉलिगेटिव है, तो कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, प्योर वाटर की मोलारिटी याद रखनी है। 55.5 पूछ ले कैसे, तो बेटा प्योर वाटर है ना, मोलारिटी 1 लीटर होता है। वाटर की डेंसिटी, घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है। तो मैं 1 लीटर पानी ले, मतलब वेट में तो मैं 1000 ले रही हूँ, और मोलर मास कितना ले रही हूँ, 18। तो 1000/18 कितना हो गया, 55.5, और 1 लीटर में है तो मोल पर लीटर। तो यहाँ मेरा आंसर डायरेक्ट लिखना है, आपको एग्जाम में वो सॉल्व तो करना नहीं है। 55.5। नेक्स्ट देखो जल्दी जल्दी, 0.1 m है ना, विलियन में निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। अब देखो यहाँ चेक करना है वेंटो फैक्टर। NaCl कितने में टूटेगा, एक Na प्लस एक Cl माइनस, इसका वेंटो फैक्टर 2 है। MgCl2 कितने टुकड़े होंगे, एक मैग्नीशियम 2 क्लोराइड, वेंटो फैक्टर 3 है। यूरिया कितने पार्ट्स में टूटेगा, यूरिया तो अकेला ही है, वेंटो फैक्टर 1 है। और AlCl3, एक एल्यूमिनियम और 3 Cl माइनस और एक Al+3, वेंटो फैक्टर 4 है। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में हमेशा बढ़ोतरी होती है, उन्नयन यानी एलिवेशन होता है। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी। तो I बढ़ेगा तो इंक्रीमेंट बढ़ेगा ना, सैलरी इंक्रीज होती है ना, इस बार 1000 बढ़ी तो अगली बार 2000 बढ़ेगी, तो इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो हाईएस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AlCl3। बोलो ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा आपके पास एक टॉपिक है एजियोट्रोप्स, है ना। एजियोट्रोप मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, दो द्रवों का मिश्रण एक सर्टेन कंपोजिशन पे, एक निश्चित संगठन पे, जब दोनों लिक्विड एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। अब दोनों एक साथ बॉईल होंगे तो मैं फिर कोई भी डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैं उसको अलग नहीं कर सकती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एजियोट्रोप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, बेंजीन में एसिटिक एसिड का वेंट ऑफ फैक्टर। तो बेटा एसिटिक एसिड होता है CH3COH, है ना, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, और दूसरा भी कुछ ऐसा CH3C डबल बॉन्ड O और OH। अब ये इधर डाइमर बना लेगा, ये इधर डाइमर बना लेगा, तो बेंजीन में एसिटिक एसिड 2 का 1 हो जाता है। मतलब प्रेक्षित मोल, ऑब्जर्व्ड मोल 2, सॉरी थियोरेटिकल मोल जो मैंने घोला है, थियोरेटिकल मोल अगर 2 तो ऑब्जर्व्ड कितना हो जाता है 1, तो 2 का 1 हो गया, मतलब 100 का 50 हो गया, यानी आधा हो गया, 1 का आधा हो गया। तो बेंजीन में वेंटो फैक्टर हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2। I होता है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ऑब्जर्व होता है प्रेक्षित, तुमने कितने देखे, थियोरेटिकल तुमने घोले कितने, तो भाई घोले तो मैंने 2 थे, और हो कितना गया 1, तो I हो जाएगा 0.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल में नमक डालने पे, तो बेटा पानी में नमक डाल दोगे तो पहले से पानी उबलता था, अब पानी में बीच बीच में ठोस आ जाएगा। तो जब सॉलिड सॉल्यूट हो, ठोस विले, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल है, मतलब नमक तो पानी में वाष्प बनाएगा नहीं, पानी ही वाष्प बनाएगा, नमक की तो वाष्प बनेगी नहीं, तो पानी को उड़ने नहीं देगा, वाष्प बनने नहीं देगा, तो वाष्प दाब में कमी आएगी। अब वेपर नहीं बनेगा तो फिर बॉईल कैसे करोगे, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो उसने पूछा बढ़ेगा क्या, तो पानी में नमक डालो, शुगर डालो, यूरिया डालो, ग्लूकोज डालो, सुक्रोज डालो, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे पूछा बढ़ेगा क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ेगा। देखो इंग्लिश में साथ साथ मैं बोल रही हूँ, अब दोनों लैंग्वेजेस में कराना और टाइपिंग थोड़ा मुश्किल है, समय की कमी है, तो हिंदी वालों को पूरा एज इट इज लिखा है और इंग्लिश में बोल बोल के करा रही हूँ, ठीक है। तो दोनों बच्चे ध्यान रखना। जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन्ट हॉफ गुणांक है ना, वेंट हॉफ फैक्टर की बात कर रहा है ये, वेंट हॉफ फैक्टर का मान अधिकतम, तो बोलो KCl के कितने टुकड़े, तो एक K प्लस एक Cl माइनस, तो KCl के 2 टुकड़े, तो फिर ये तो NaCl के भी 2 ही हुए, तो फिर MgSO4, Mg+2, SO4 -2, इसके भी 2 ही टुकड़े, लेकिन K2SO4 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, इसके टुकड़े होंगे 3, तो K2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, कौन सी गैस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती, तो हेनरी की कंडीशन थी कि गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, है ना, एक प्रॉपर लेवल पे घुलती है जो घुलती है, लेकिन गैस पानी में जाके उससे रिएक्ट नहीं करेगी, पानी अगर सॉल्वेंट है तो पानी से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं। लेकिन HCl, तो बेटा HCl में डाइपोल होता है ना, H+Cl-, और पानी भी डाइपोल है -+, और वो भी छोड़े, चलो ये इंट्रैक्शन भी छोड़ो, HCl तो पानी में जाके आयोनाइज्ड हो जाएगी, है ना, HCl एसिड ही क्यों है, पानी में घुल के ही तो एसिड है, H3O+, Cl-, तो ये क्या, हम तो बोल रहा था HCl, पानी में जाके इसका मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज हो गया, तो फिर वो गैसें हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पशील द्रवों के विलयन में से किसी अवयव का आंशिक दाब, ठीक है, अवयव मतलब कंपोनेंट, ठीक है, आंशिक दाब समानुपाती होता है, मतलब मैंने A मिला दिया, B मिला दिया, 2 वॉलेटाइल लिक्विड मिला दिए A और B, तो PA प्रोपोर्शनल टू, तो वो उसने कौन था भाई, राउल्स ने क्या बोला था, PA प्रोपोर्शनल टू X से किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन, मोल अंश मतलब मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। नेक्स्ट अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। क्वथनांक उन्नयन KB और हिमांक अवनमन, ठीक है, KB की यूनिट लिखो और KF की यूनिट लिखो, ठीक है। तो एक तो यूनिट याद रखो, किलो कैल्विन मोल इनवर्स, एक बार चेक कर लेते, देखो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या है, KB इंटू मोलालिटी, है ना, KB इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी होती है मोल पर kg, ठीक है। तो kg क्या हो गया, किलो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, केल्विन हो गया, और अपॉन मोल आ जाएगा तो मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसकी भी सेम ही होगी, है ना, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा लो, तो वो KB की जगह क्या हो जाएगा, KF, तो यूनिट आपकी सेम आएगी, किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट चलो आगे बढ़े। रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, प्रतिलोम परासरण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं डीसलाइनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, ठीक है, डीसलाइनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर मतलब लवणीय जल का विलवणीकरण, ठीक है, लवणीय जल का विलवणीकरण, ठीक है भाई, डीसलाइनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर है क्या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके नंबर देखना, अगर 1.5 नंबर का है तो डायग्राम बना के इसको करना। तुम क्या बताओगे कि देखो ये इस तरह का कंटेनर बना लो, ठीक है, ये इस तरह का कंटेनर बना लिया, ये आपको पता है ऑस्मोसिस जब भी आए तो SPM लगा दो, इधर तुम्हें भरना है फ्रेश वाटर, हिंदी में लिखना शुद्ध जल, ठीक है, इधर तुम्हें भरना है सॉल्टी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर मतलब लवणीय जल,
ठीक है, अब मुझे तो पता है पानी सॉल्टी वाटर में जाएगा, SPM लगाइए, लेकिन पानी सॉल्टी वाटर में जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा पाई। अब मुझे बाहर का दाब लगाना है P एक्सटर्नल। तो जब सॉल्टी वाटर पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, मान लो तुम भूल गए, तब तुम सीधा लिखना जब विलयन पे परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन में से विलायक निकल के विलायक सॉल्वेंट की तरफ आता है, या आप ऐसे लिख देना परासरण क्रिया विपरीत दिशा में हो जाती है। When pressure more than osmotic pressure is applied towards solution side, then solvent from solution move towards pure solvent. या process of osmosis is reversed. This is called reverse osmosis. ठीक है, और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलाइनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, लवणीय जल का विलवणीकरण। और ये डायग्राम बनाना और यहाँ पानी बाहर आ जाएगा, वेस्ट नहीं करते, इकट्ठा कर लेना, ठीक है। और यहाँ लिख देना फ्रेश वाटर। क्लियर? भूल जाओ तो लिख देना परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में हो जाती है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड। ठीक है, जब बाहर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो प्रोसेस उल्टा हो गया, और ज्यादा है तो ढंग से समझा देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना क्या है, आरामदायक है। गर्म जल की तुलना में आप ठंडे पानी में मजे से रह रहे हो, और क्यों रह रहे हो तो देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से ऑक्सीजन गैस की जल में सॉल्युबिलिटी है ना, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो हम कहेंगे भाई कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है गैस की पानी के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से अब ऑक्सीजन होगी ही नहीं, तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। तो गर्म पानी में टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंडे पानी में टेम्परेचर क्या है, कम है। तो ठंडे पानी में गैस की द्रव में विलयता ज़्यादा होती है, इसलिए वो कंफर्टेबल रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल फील्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। नेक्स्ट देखो, 35% ग्लाइकॉल है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जल की मात्रा ml में कितनी होगी, और इसको कार के रेडिएटर, देखो दो क्वेश्चन मिला दिए इसने। ठीक है, अब देखो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है 35 वॉल्यूम ml, सॉरी वॉल्यूम है ना ml, 35 ml ग्लाइकॉल। ठीक है, कितने में है तो परसेंट यानी 100, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सही है, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ग्लाइकॉल से तात्पर्य है 35 ml ग्लाइकॉल 100 ml विलियन, है ना, 100 ml विलियन में। ठीक है, तो फिर पानी कितना हुआ, सॉल्वेंट कितना हुआ, तो भाई 100 ml तो तुम पूरा लाए हो, 35 ml ग्लाइकॉल कम कर दूं तो 100 में से 35 कम कर दो, 65। ठीक है, कार रेडिएटर में सदियों नहीं है, वो सर्दियों हैं, है ना। विंटर में कार रेडिएटर में पहले तो याद रखना, यही पूछ लेगा क्या मिलाते हैं, ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ठीक है, ये करता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना तुमने, तो 3 नंबर पे क्रायोस्कोपी आता है। क्रायोस्कोपी यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, इसको भी पानी में मिला देते हैं ना, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, मतलब पानी आपका 0 पे नहीं जमेगा, माइनस पे जमेगा। तो मान लो अपन जहाँ कार चला रहे हैं वहाँ बाहर का टेम्परेचर 0 हो गया, तो आपकी कार की बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर होता है, वही 0 पे जम गया, तो फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ाओगी। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देता है, ग्लाइकॉल। तो आपको ग्लाइकॉल शुद्ध जल के हिमांक को कम कर देता है, हिमांक अवनमन कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर देता है, यानी आपका जो पानी है वो जमता नहीं है, फ्रिज नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन। हाँ भाई, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, वैसे तो एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से कोई मतलब था नहीं, लेकिन जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिलाते हैं तो ये बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हिंदी वाले बच्चे गुस्सा मत होना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अंतराणु हाइड्रोजन बंध, है ना। इंटर है तो हिंदी में अंतरा होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। अब क्या होगा कि मैंने तुम्हें ना आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, भाई
दो प्रकार के विलियन होते हैं, आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, राउल के नियम का पालन नहीं करते। अब नहीं करते तो या तो आपका आंसर राउल लॉ से ज्यादा है, मतलब धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, या फिर आपका आंसर राउल्स लॉ से कम है, मतलब नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। अब उसमें 4 पॉइंट थे। पहला, पी टोटल ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन और लेसर देन आएगा तो नेगेटिव डेविएशन। पी टोटल लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0। 3 पॉइंट कम थे क्योंकि चौथा पॉइंट ज्यादा था। ए बी इंट्रैक्शन, ए बी आकर्षण ए इंट्रैक्शन और बी भी आकर्षण के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो होता क्या है, एसीटोन अपने डाइपोल में मस्त था, क्लोरोफॉर्म बहुत ही कम पोलर होता है तो भी अपने मस्त था, लेकिन जब मिला लिया तो इनके बीच में आकर्षण बढ़ गए, है ना। तो आपको लिखना है यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शन की हिंदी आकर्षण है, तो ए बी इंट्रैक्शन आर ग्रेटर देन ए एंड बी इंट्रैक्शन। तो ए और बी मिले तो इनको तो मजा आ गया, आपने तो बॉन्ड बन गया, अपन तो और अच्छे दोस्त बन गए। पहले तो इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, तो अब आपने इतना अच्छा इंटरेक्शन कर दिया, ए बी को जाने नहीं देगा, बी ए को जाने नहीं देगा। अब जाने नहीं दोगे तो बॉयल नहीं होगे, बॉयल नहीं होगे तो वेपर नहीं बनाओगे, वेपर नहीं बनाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो गया यानी पी टोटल लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये कब होगा, जब डेविएशन कौन सा है, नेगेटिव, ऋणात्मक विचलन है। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? ये चीज आपको लिखनी है, मैंने आपको की पॉइंट दे दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। मोलिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोललता मतलब मोलिलिटी, ताप से अपरिवर्तित, मतलब तुम टेम्परेचर कम करो ज्यादा करो, मोलिलिटी चेंज नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स को मोलारिटी में रिजल्ट लेना उससे बेटर है रिजल्ट्स को मोलालिटी में लो। आज टेम्परेचर कम है, कल ज़्यादा होगा, गर्मियाँ बढ़ेंगी, परसों और ज़्यादा होगा, तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी गुड कि आप रिजल्ट्स को मोलालिटी में लें। तो आप बताएंगे मोलालिटी मोल पर केजी, मोलालिटी W/W यूनिट है, ठीक है। मोलालिटी भार इकाई है, W/W यूनिट है। इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। फिर तो मजा ही आ जाता, गर्मियाँ होती तो वेट अलग ही होता, सर्दियाँ होती तो वेट अलग ही होता, तो हम मेहनत नहीं करते। लेकिन टेम्परेचर बदलने से वेट नहीं बदलता, और वेट नहीं बदलता तो मोलालिटी क्यों बदलेगी? दैट्स व्हाई मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन दो। तो बेटा मोल फ्रैक्शन होता है एक के मोल अपॉन सबके मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन वैसे जाई लिखते हैं, अपन एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक घटक के मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। हिंदी में परिभाषा मैं बोल रही हूं, अगर तुम्हें याद है तो बस एग्जाम में लिख देना, अब याद नहीं है तो सुनो और लिखो। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा सभी घटकों के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और ज्यादा समझाना चाहो तो समझा दो भाई। एक तो विलेय होता है, एक विलायक होता है, ठीक है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। लेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन एंड लेट द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी स्मॉल कैपिटल एन। सॉरी, तो मुझे एक्स सॉल्यूट बताना है, तो बताओ n/n+n। एक्स सॉल्वेंट बताना है, नंबर चेक कर लेना उसके हिसाब से, और तुम अपना समय भी चेक कर लेना, ठीक है ना। टाइम खूब है तुम्हारे पास तो तुम अच्छे से डिटेल में समझा सकते हो। ये फिर एक्स सॉल्यूट और एक्स सॉल्वेंट 1 होता है, सबको पता ही है। चलो, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पे क्या होता है? तो भाई 2 तरह का ऑस्मोसिस सिखाया था। बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, कंसंट्रेशन लवणीय जल, ठीक है, सलाइन वाटर लिख देती हूँ। सलाइन वाटर है मतलब बाहर पानी कम है, नमक वमक ज्यादा है, ठीक है। और कच्चे आम कैरी बोल दो, बॉइल्ड एग बोल दो विदाउट शेल, ये
ठीक है, तो भाई ये रॉ मैंगो है, मैन अलग हो गया, गो अलग हो गया, रॉ मैंगो है, सलाइन वाटर है। अब क्या होगा तो आप बताएंगे जल की सांद्रता अंदर ज्यादा है, पानी जो है ना वो अंदर ज्यादा है, बाहर तो नमक का पानी है, तो यहां से ये पानी बाहर आएगा। तो पानी बाहर आता है ना बेटा, तो उसे कहते हैं बाह्य परासरण। ये इंग्लिश वाले नाराज हो जाएंगे, ये क्या बोल रहे हो, तो भाई ये हम कह रहे हैं एक्स ऑस्मोसिस, बाह्य परासरण एक्स ऑस्मोसिस। तो जब कच्चे आम को सॉल्टी वाटर सलाइन वाटर में रखते हैं तो पानी की कंसंट्रेशन मैंगो के अंदर, रॉ मैंगो के अंदर ज्यादा होती है, जल की सांद्रता अंदर ज्यादा होती है, और जल हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पानी कच्चे आम से बाहर आ जाएगा, तो इस घटना को बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सिकुड़ जाएगा भाई, अगर पानी उसका बाहर आ गया तो हम कहेंगे अब वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, बाह्य परासरण। ठीक है, पूरा लिखना, सिकुड़ जाएगा, नंबर नहीं देंगे, उससे पूछा है क्या हो जाएगा। अब ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम देखो, मोलैलिटी या मोलैरिटी सेम है, वैसे उसको मोलैलिटी देना चाहिए बट कंसंट्रेशन सेम है। ग्लूकोज का वेंट ऑफ फैक्टर 1 है, AlCl3 के 4 टुकड़े होंगे, 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 4 है। MgCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर 3 है और NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 है। तो हम कहेंगे I बढ़ता है तो डेल्टा TB भी बढ़ता है। तो हाईएस्ट बढ़ते क्रम में लिखो तो लोएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का है ना TB का ऑर्डर, ठीक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सबसे कम तो भाई ग्लूकोज है। ठीक है, सबसे कम ग्लूकोज है, फिर NaCl2 है ना, तो फिर NaCl ले लो, उसके बाद MgCl2 ले लो, और उसके बाद तो भाई AlCl3 ले लो, क्या तकलीफ है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, क्वथनांक का क्रम। बोलो समझ में आ गई बात मेरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल दे दो। राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। तो अभी तुमने क्लोरोफॉर्म एसीटोन पढ़ा था, दोनों बॉन्ड बना लेते, तो भाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एक हमें एनसीईआरटी ने समझाया है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो हम कहेंगे इनका नेगेटिव डेविएशन। अब कोई भी एसिड को पानी में मिला देना तो नेगेटिव डेविएशन आएगा, यानी सांद्र HNO3 और जल, क्योंकि पानी में एसिड जाएगा तो बेचारा चयन देगा, घुल मिल गया, इंट्रैक्शन बढ़ गया, तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। यहाँ आपको बताना है क्या था हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन और अल्कोहल था, अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन डाल दो तो अल्कोहल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बीच में साइक्लोहेक्सेन उनके बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहाँ आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, पॉजिटिव में बॉन्ड टूटने चाहिए ना, तो इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, या फिर पानी और अल्कोहल। तो तुम्हें लगा पानी अल्कोहल तो मिक्स हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो बना तो रहे, लेकिन पानी का मैं तो पहले ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था, तुम्हारे चक्कर में अल्कोहल आया तो मेरा 2 की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड 1 हो गया, क्योंकि अल्कोहल तो ROH है, तो R तो बनाएगा नहीं ना, H ही बनाएगा, लेकिन पानी तो HOH था, ऊपर वाला H कहेगा मैं ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा। तो फिर तो अल्कोहल प्लस वाटर जब भी हो बेटा, तो अल्कोहल प्लस वाटर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन में लिखना, और एसिड और वाटर जब भी आए तो फिर वो तुम नेगेटिव डेविएशन में लिखना। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको दे रखा है CS2 एसीटोन, पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, CS2 एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि एसीटोन तो तुम्हारा पोलर हो गया, CS2 तुम्हारा नॉन पोलर हो गया, एक पोलर और एक नॉन पोलर मिलाओगे तो क्या ही हो जाएगा, उल्टे बॉन्ड्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे, तो फिर ये भी पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट देखो, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml सॉल्यूशन बनाया, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सॉल्यूट मास, ठीक है, विलेय का भार है ना, अपॉन सॉल्यूट मोलर मास, ठीक है, मोलर मास मतलब विलेय का अणुभार, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का, विलियन का आयतन, और 1000 लिखा है क्योंकि वॉल्यूम तुमने मिलीलीटर में लिया है। ठीक है, अब NaOH का मोलर मास कैलकुलेटेड है, 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40। अब कर लो, विलेय का भार कितना ग्राम NaOH, 5 ग्राम, मोलर मास 40, 1000 और ये 250 हो गया भाई,
अब काट छाट तो तुम कर ही लोगे, 250 और 1004 हो गया, ये आ गया तुम्हारा 0.5। मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर खत्म हो जाएंगे फिर, है ना। तो 0.5 कैपिटल M लिख देना, भूल जाओ तो मोल पर लीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ हेनरी कांस्टेंट, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी और गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है ना। तो ताप बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है और हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ये। चलो आगे देखें। पीतल, पित्तल नहीं, वो पीतल है। पीतल जर्मन सिल्वर तथा कांसा मिश्र धातु में उपस्थित, अब देखो कांसे को तो हम हिंदी से समझा देंगे। अच्छा, पीतल एक है, कांसा एक है, और ठीक है, अब इसकी क्या करें, इंग्लिश करें। देखो एक तो पीतल है, एक कांसा है, ठीक है ना, और एक क्या है, जर्मन सिल्वर है। ठीक है, जर्मन सिल्वर है। ठीक है, अब देखो पीतल जो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रास, कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज, और जर्मन सिल्वर तो ही। ठीक है, अब जहां Z है वहां जिंक नहीं आएगा और जहां S है वहां एसन नहीं आएगा, मतलब इन तीनों में कॉपर तो है। ठीक है, कॉपर तो है ही। अब यहाँ Z है तो जिंक नहीं आना है, यहाँ पे एसन आएगा, और यहाँ पे S है तो एसन नहीं आएगा, जिंक आएगा। और यहाँ कॉपर, जिंक और निकल, जर्मन सिल्वर है ना, कॉपर, जिंक और निकल, तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्या, तीनों को मिला के हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो देखो कांस्य पदार्थ, कांसा, कॉपर और एसन, कांसा कांसा कांसा, कॉपर एसन। ठीक है, एसन की जगह तुम जिंक ले लो तो पीतल बन जाएगा, और कॉपर जिंक मिला दो और निकल ले लो तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, इंग्लिश में बता ही दिया मैंने आपको। फिर अति सूक्ष्म है ना, अगर आपका सोल्यूट जो है वो वेरी वेरी लेस है, ठीक है, वेरी वेरी लेस क्या है, सोल्यूट है, विलयन में उपस्थित विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा को किस विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विधि नहीं होना चाहिए वैसे, कोई कंसंट्रेशन का मतलब होना चाहिए। जैसे भी समुद्र के जल में नमक कितना है, तो समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन सिर्फ नमक की वजह से नहीं होता, और भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी वजह से होता है। तो मतलब हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन, अति तनु विलयन की सांद्रता को कैसे मापोगे, हाउ विल यू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे 100% में होता है और तुम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हो तो 10 लाख में हिस्सा बना दो। तो हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम पीपीएम को बोलते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, हिंदी में भी नाम वही रहेगा, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो एक पीपीएम, मिलियन समझते हो ना भाई, मिलियन मतलब 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख। ठीक है ना, तो पार्ट्स पर मिलियन, तो हम कहेंगे पार्ट ऑफ सोल्यूट, भाई आपका जो विलेय है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट। ठीक है ना, और अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कंपोनेंट, सोल्यूशन कंपोनेंट। ठीक है, इनटू परसेंटेज में 100 होता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। यानी तो हम कहेंगे भाई देखो विलेय घटक के भाग। ठीक है, मैं वेट इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि भाई ml में ml है, ग्राम्स में ग्राम्स है, मिलीग्राम्स में मिलीग्राम्स है, जैसे भी आप मापो, और विलयन घटक के भाग। ठीक है भाई, विलेय घटक के भाग, विलयन घटक के भाग इनटू 10 लाख, पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में आपका हिस्सा। नेक्स्ट देखो, जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटती है। तो देखो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाया तो बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा है ना, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है।
अब गैस मॉलिक्यूल्स को अगर काइनेटिक एनर्जी मिल गई, गतिज ऊर्जा मिल गई, तो गैस की नेचर ऊपर उड़ने की होती है, बैठने की नहीं होती है। तो गैस की एस्केप टेंडेंसी है ना, गैस की एस्केप करने की टेंडेंसी, विलयन से बाहर निकलने की जो गति है, अब उड़ गई गैस तो विलयन से बाहर निकलने की गति वो बढ़ जाती। अब विलयन से बाहर चले जाओगे तो फिर घोलोगे कैसे, तो सॉल्युबिलिटी जो है, विलेयता जो है वो घट जाती है। क्लियर, सॉल्युबिलिटी डाउन हो जाएगी, विलेयता घट जाएगी। आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे अपना काम निकाल सकते हो, है ना, लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, अब तक लाइक नहीं किया है तो एग्जाम में मदद करने वाले टीचर की लाइक शेयर और सब्सक्राइब रहनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है भाई, ऐसे नहीं करते। अब देखो सोडियम अमलगम है ना, अमलगम मतलब हिंदी में भी अमलगम है, इंग्लिश में भी अमलगेटेड ही है। ठीक है, तो सोडियम अमलगम में विलेय और विलायक के नाम लिखो। मतलब सोडियम मरकरी का कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसमें तुम्हें बताना है सॉल्यूट, विलेय कौन है, और दूसरा तुम्हें बताना है सॉल्वेंट, विलायक कौन है। ठीक है, अमलगेटेड सोडियम में आपको बताना है सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। अब देखो जनरली अमलगम जो होता है, मतलब किसी मेटल में आप मरकरी को मिला रहे हो, मतलब सोडियम अमलगम, तो सोडियम तो है, तुम थोड़ा मरकरी उसमें मिला रहे हो, तो सॉल्यूट जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा मरकरी, और सॉल्वेंट जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा सोडियम। तो सोडियम अमलगम में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो आपका हो जाएगा सोडियम, और सोल्यूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी। ठीक है, फिर भी इसको एक बार ना एनसीईआरटी में चेक करना, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या करा है, एनसीईआरटी भी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी ने क्या करा है, सरफेस केमिस्ट्री में और इसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसको अलग अलग दे रखा है। मतलब जनरली हम बोलते हैं ना अमलगम, तो भाई मरकरी मतलब अमलगम मतलब मरकरी तो है ही, सोडियम अमलगम मतलब सोडियम में थोड़ा मरकरी मिला दिया, जिंक अमलगम मतलब जिंक में थोड़ा मरकरी मिला दिया, ऐसे ही मानते। तो भाई सोडियम ले लिया और यहाँ मरकरी ले लिया, फिर भी आप इसको एक बार एनसीईआरटी से चेक करेंगे सॉल्यूशन में क्या दे रखा है। आई होप यही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब, तो भाई अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वृहद अणुओं का मोलर मास, ठीक है ना, मतलब पॉलीमर्स कह दो बेटा, क्वेश्चन आएगा बहुलक का अणुभार निकालना है या जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमाइन करना है। हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पॉलीमर यानी प्रोटीन का, बायोमॉलिक्यूल का, स्टार्च का, पॉलीथीन का अणुभार निकालोगे। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले हिंदी में बता रही हूँ, पहले ऐसे ही समझा रही हूँ। देखो पानी अपना नॉर्मल 100 डिग्री पे बॉईल होगा, तुम यूरिया मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, शुगर मिला दो, नमक मिला दो, अब वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, अब वो 100 पॉइंट समथिंग पे बॉईल होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है, क्वथनांक तो फिक्स है 100, लेकिन अब बढ़ा तो कितना बढ़ा, 100 प्लस x 0.1, 0.2, 0.3, वो डिपेंड करेगा तुमने उसमें ग्लूकोज कितना घोला है, यूरिया कितना घोला है, मोल्स की संख्या कितनी है। तो पहला हिंदी में परिभाषा लिखेंगे, विलयन के वे भौतिक गुण, ध्यान से सुनना, अपने आप लिखना, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो उसमें मिलाए गए विलेय कणों के मोलों की संख्या या विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, those physical properties of the solution which depends upon number of moles of solute particles added in it. Clear? 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अणुसंख्यक गुणधर्म सीपी, है ना, करियर प्लैनेट नहीं, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो इसमें बढ़ोतरी घटोतरी कुछ नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर लो, उससे मोलर मास आ जाएगा,
है ना। तो और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के और भी मेथड्स होते हैं, तो किसी भी मेथड से प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा ना, उससे प्रोटीन का मोलर मास बिल्कुल इजीली आ जाएगा। तो परासरण दाब द्वारा हम जाइंट मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल, इनमें से किसी का भी क्या कर सकते हैं, मोलर मास जो है ना बेटा वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोलर मास लिख दिया ना मैंने, मोलर मास अणु भार ज्ञात करने की कौन सी विधि। और जैसे पूछा भी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम लिखो, तो 4 लिखना, RLVP वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी को यहाँ काम में लेने वाले हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेनरी लॉ की कंडीशन लिखो। तो लिख लो भाई, हेनरी लॉ समझो पहले तो, है ना। आप कह रहे हो कि मैं गैस को लिक्विड में घोलना चाहता हूँ, गैस है विलायक में घोलना है, द्रव विलायक में उसको घोलना है, तो घोलो। तो हम कहेंगे ऐसी गैस घोलनी है जो रिएक्ट नहीं करे, क्योंकि अब वो रिएक्ट ही कर ली, आपस में दोस्त बन गए, तो अब तुम के ही कर लोगे, तो मिक्स हो गई ना। तो ऐसी गैस लेनी है जो सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करे, है ना, तभी हेनरी लॉ लगेगा, तो ये कंडीशन होगी ना। तो मुझे क्या करना है कि अब गैस को लिक्विड में घोलना है, तो ढक्कन तो बंद कर दो। तो ढक्कन बंद करोगे तो गैस लिक्विड के साथ क्या आएगी, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम में आएगी। तो गैस द्वारा लगाया गया दाब P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, है ना, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तो हेनरी लॉ है। पहली शर्त, गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, हालांकि ये चौथी शर्त है, गैस सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक है, विलायक से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ये हेनरी ने कह दिया, भाई ऐसे मत कर लेना, आपको रिएक्शन नहीं करानी है। ठीक है भाई, नहीं कराएंगे। फिर गैस रिएक्शन नहीं करेगी तो मतलब जैसे ऑक्सीजन पे हेनरी लॉ लग जाएगा, नाइट्रोजन पे लग जाएगा, लेकिन HCl पे नहीं लगेगा, अमोनिया पे नहीं लगेगा, CO2 पे नहीं लगेगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आपने कहा कि ना भाई ठीक है, अब मैं ना जितना गैस प्रेशर लगाएगी उतना वो घुलती जाएगी, उसकी मोल फ्रैक्शन यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी और अप्लाइड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम कहेंगे कि ना प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, तुमने यूं नहीं गैस को इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड ही बन गई बेचारी, अब क्या ही घुलना है, अब तुम क्या ही प्रेशर लगा दो, इतना प्रेशर लगा दिया गैस लिक्विड बन गई, तो अब मैं डेटा नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगी। तो प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, ठीक है, दाब बहुत अधिक, शुड नॉट बी टू हाई, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, और इतनी ठंडी भी नहीं करनी गैस को कि वो लिक्विड ही बन गई, तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। ठीक है, अब इसकी हिंदी तो लिख दोगे ना, ताप बहुत कम, बहुत कम, देखो राइटिंग तुम पकड़ लेना भाई, इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, और गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, मतलब गैस की मॉलिक्यूलर स्टेट यानी O2 है तो पानी में जाके भी O2 रहनी चाहिए, यूँ नहीं पहले तो अमोनिया था पानी में गया तो NH4OH हो गया, ऐसा नहीं, उस पर नहीं लगेगा। और सोल्यूशन दोबारा डाइल्यूट होना चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, विलायक तनु होना चाहिए, मतलब विलयन तनु होना चाहिए, यूँ नहीं पहले से ही कुछ घोल रखा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारा डाइल्यूट होना चाहिए। चलो परासरण दाब को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो तुम कहोगे कि है ना देखो एक तरफ पानी है और एक तरफ है ना शहद भर दो, तो पानी जो है वो शहद की तरफ चलेगा, है ना, तो पानी मतलब विलायक सॉल्वेंट और शहद मतलब विलियन सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ चलेगा, SPM लगाए बिना आंसर आएगा नहीं, तो SPM जरूर लिखना है। तो आपको बताना है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ, अब तुम्हें नाराज नहीं होना, हिंदी में लिख रही हूं, विलायक का विलयन की ओर गमन। ठीक है, बीच में क्या लगाना है, SPM, ध्यान रखना बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिशन, आधी परमिशन दोगे, मतलब पानी में नमक घुलाया तो पानी को परमिशन दो भाई तू आ जा सकता है, नमक नहीं आ जा सकता, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा ये जो मूवमेंट है
सॉल्वेंट चलेगा, सॉल्यूशन की तरफ चलेगा। अब तो लगेगा एग्जाम में भूल जाऊंगा मैडम सॉल्वेंट चल रहा है सॉल्यूशन, तो दिमाग में रखना भाई पानी में किशमिश डाल दी ना, वो परासरण है, ऑस्मोसिस है, तो पानी में किशमिश डाल दी तो किशमिश से पानी बाहर नहीं आने वाला है, पानी जो बाहर का है ना वो किशमिश के अंदर जाने वाला है, तो बाहर सिर्फ पानी है मतलब सॉल्वेंट है, किशमिश में शुगर सॉल्यूशन है ना, तो बाहर विलायक है, अंदर विलियन है, तो विलायक विलियन की ओर चलेगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ चलेगा, उसकी जो आउटर लेयर है रेजिन की वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, टेंशन क्या है। फिर फॉर्मूला तो तुम सब बच्चों को याद है, पाई इक्वल्स टू CRT, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, आर वैसे तो सॉल्यूशन का कांस्टेंट होता है, यहाँ गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर, या फिर आप लिखो पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, वॉल्यूम लीटर में ध्यान रखना 1000 नहीं लिया है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, पाई इक्वल्स टू CRT या फिर पाई इक्वल्स टू WRT सॉरी WRT अपॉन MV, ठीक है ना। चलो अगली बार नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो बेटा 27 प्लस 273 कितना हो गया, 300 केल्विन आ गया। कंसंट्रेशन अभी दिया तो 0.01 m मोलारिटी, फाइंड क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आर की वैल्यू दे रखी है, सीधा फॉर्मूला लगाओगे क्या, पाई इक्वल्स टू CRT, फिर तुम कहोगे वेंटो फैक्टर नहीं लिखा मैडम, वेंटो फैक्टर लिख दो, है ना। अब बताओ यूरिया बेचारा, यूरिया तो पानी में जाएगा तब भी एक है, तुम्हारे पास है तब भी एक है, तो यूरिया का वेंटो फैक्टर 1 होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर कहता है आपने आई क्यों नहीं लिखा, होते हैं कुछ लोग तो उनको लगता है, अब आगे बहुत को पता है क्या यूरिया है तो CRT लगाओ ना, आई तो 1 नहीं होता है, तो ठीक है ना, हम ऐसे लिख देंगे ना, अच्छे से देखो भैया, पाई इक्वल्स टू ICRT, यूरिया के लिए आई का मान 1 होता है इसलिए पाई इक्वल्स टू CRT। अब C, R और T की वैल्यू सब तो दे रखी है, C कितना है 0.01, ठीक है, R कितना है तुम्हारा 0.0821, ठीक है, और टेम्परेचर कितना आया 300, मल्टीप्लाई करके तुम आंसर लिख देना, आंसर ATM में आएगा, आर का मात्रक ATM इंटू लीटर, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, इसलिए आंसर जो है तुम्हारा ATM में आना चाहिए, आपको दे रखा है 0.246, चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 4 अंतर लिखो, ठीक है भाई, एक तरफ आइडियल लिखिए, एक तरफ नॉन आइडियल लिखिए, और फटाफट आंसर लिख दीजिए। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आदर्श है, ठीक है, आदर्श कौन है, जो फॉलोज रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दाब की सभी सीमाओं पर रॉल के नियम का पालन करता है, वो आइडियल है, और नहीं करता है तो नॉन आइडियल है। कौन होता है जिंदगी में आइडियल, सॉल्यूशन में तो फिर भी है, गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, तो ठीक है भाई, जो आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, नॉन आइडियल करता है तो आइडियल, ठीक है। आइडियल के लिए बच्चा 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे ना तो आंसर तुम्हारा 2 लीटर आएगा, आयतन में परिवर्तन 0, लेकिन यहाँ तो झोल है, या तो 2 से कम हो जाएगा या 2 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ कोई बैर ही नहीं है ना, ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ या तो बॉन्ड बनेंगे या बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एनर्जी की लेन देन का प्रोसेस है, एंथैल्पी की लेन देन का प्रोसेस है। यहाँ ए और बी मिलाओगी ना बेटा तो ए बी में उतना ही प्रेम है, ए बी इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन मतलब आकर्षण लिख देना, सिमिलर मतलब समान लिख देना, सिमिलर टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है, ए अट्रैक्शन बी बी अट्रैक्शन, और ए बी मतलब ए के साथ रहता है, बी बी के साथ रहता है और ए बी के साथ रहता है, फीलिंग सेम है, एक जैसे इंट्रैक्शंस है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ए बी इंट्रैक्शंस जो है वो डिफरेंट है, ए बी इंट्रैक्शंस आर डिफरेंट, किससे, तो हम कहेंगे ए बी इंट्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है भाई, ए बी इंट्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। बोलो समझ गए क्या मेरी बात, चलो आगे बढ़े। हेनरीज लॉ लिखो यार, पी गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, और पी गैस इक्वल्स टू KH एक्स गैस,
तो तुम्हें लगा नियम लिखना है, तो ये इसके भी नंबर है बेटा, ध्यान रखना। खाली नियम लिख दिया ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसको तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, तो देखो मैंने तुम्हें कहा था कि गैस को लिक्विड में घोलना है और फिर ढक्कन बंद रख देना, डेटा स्टडी करना है। तो हिंदी में बताती हूँ पहले, गैस की द्रव में विलेयता को एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ताप निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ताप बढ़ा हो गया आपका हेनरी कांस्टेंट ही बढ़ जाएगा ऐसे। तो आप बताओ कि निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता को हेनरी नियम द्वारा समझाया गया। हेनरी के अनुसार निश्चित ताप पर गैस द्वारा लगाया गया दाब विलयन में गैस के मूल भिन्न के समानुपाती होता है जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो। To understand, to study solubility of gas in liquid, it was a law was given by Henry, so this is called Henry law। और इसमें आपको लिखना है when gas is in equilibrium with liquid, जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में होती है, when gas is in equilibrium with liquid, then pressure applied by the gas is directly proportional to mole fraction of the gas। पानी में कितनी गैस है तो जितना उसने प्रेशर लगाया उतना वो पानी के अंदर घुल गई है। तो ये एक्स गैस है ना, ये हवा में जो तुमने मोल फ्रैक्शन लिए वो नहीं है, ये है पानी के अंदर गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है वो, ठीक है। बाकी आप इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। तो देखो बच्चों 3 एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने दी है। पहला तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ानी है, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ठीक है। गैस की द्रव में विलेयता बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा। आपको दिया हुआ है कि भाई कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए उसको सील करते हैं एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। फिर अगर आप हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जब हम चढ़ते हैं, जो क्लाइंबर्स हैं उनको हाइट पे जाने पे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सबको ही आती है। तो आपको बताना है, हाँ इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनोक्सिया। ऊंचाई पे जाने पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है, वायु का दबाव कम हो जाता है, और आपने कहा पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, तो दाब कम होने से ऑक्सीजन गैस की हमारे ब्लड में विलेयता सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो अब हाइट पे जाएंगे, ऑक्सीजन ब्लड में प्रॉपर मिलेगी नहीं, दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ जो लोग हैं जो चढ़ रहे हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं, है ना, और प्रॉपर उनकी जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं एनोक्सिया, इसको हेनरी ने एक्सप्लेन करा। तीसरा है बेटा बैंड्स। आपको बताना है स्कूबा डाइवर, ठीक है। बैंड्स ध्यान रखना, एक तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्कूबा वाला कौन सा था। तो एनोक्सिया तो तुम ऐसे याद रखो ना, नो ऑक्सिया, नो ऑक्सीजन, तो समुद्र के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा ना, वहाँ तो तुम मास्क लगा के जा रहे हो ना, अपना सिलेंडर लेके जा रहे हो ना, मतलब मास्क क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हो। हाइट पे जा रहे हो तो वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर दिक्कत आएगी। तो स्कूबा डाइवर्स जो है, समुद्री गोताखोर जो है, वो पानी में जाते टाइम एक समस्या को फील करता है, वो है आपकी बेंड्स। आप जैसे पानी में नीचे चले गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर उठते हैं तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे गैस प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम हो, हाइट पे भी जाए तो प्रेशर कम हुआ। तो अब जब आप पानी में चले गए, बिल्कुल तले पे चले गए, तब तो दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे ऊपर आते हैं ना, तो प्रेशर कम होने से गैस की द्रव में विलेयता, मतलब ऑक्सीजन गैस की हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी वो कम होती है। अब ऑक्सीजन गैस होती तो कोई दिक्कत नहीं, हम सांस लेते हैं ना तो हम पूरी हवा ही लेते हैं। अब इस हवा में जहर है, पॉइजनस गैसेस है, तो हम वो भी ले रहे हैं, आई बात समझ में। सिमिलरली हमें सिर्फ ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है, 100% ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। तो जब वो स्कूबा डाइवर पैंदे में होता है, समुद्र तल के पैंदे में होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आता है तो प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होने से आपको लिखना है एयर की ब्लड में सॉल्युबिलिटी, वायु की रक्त में विलेयता वो कम हो जाती। तो ठीक है ना, कम हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, सांस ले तो रहे, ऊपर आ तो रहे। तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है भाई। अब सॉल्युबिलिटी कम होना मतलब समझते हो, गैस निकलना, है ना। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक में गैस निकलेगी तो बबल्स बनाएगी, तो ब्लड में एयर की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वायु की रक्त में विलेयता कम हो जाती है, तो गैस जो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। गैस कम्स आउट इन द क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अब ये बबल्स जो है ना, वो हमारी कैपिलरी में
ठीक है ना। हमारी जो आर्टरीज है, वेन्स है, वहाँ अगर ये बबल बन गया तो समझते हो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो मर जाएगा आदमी हार्ट अटैक से। तो ये हार्ट फेलियर हार्ट अटैक का रीज़न हो सकता है और ये बहुत पेनफुल होता है। मान लो हार्ट अटैक नहीं भी हुआ तो ये बहुत पेनफुल होता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं बैंड्स। और बैंड को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप जिस स्पीड से बाहर आ रहे हो ना, उस स्पीड से आपकी जो गैस घुली हुई है ब्लड में वो नहीं आए, वो उसकी 4 गुनी स्पीड से आए, तो उसमें हीलियम मिला लेते हैं। तो स्कूबा डाइवर का जो किट है, पीछे जो सामान भर के ले जा रहे हो, सिलेंडर भर के ले जा रहे हो सांस लेने के लिए, उसमें 11.7% आपका हीलियम होता है, 56% के अराउंड आपका नाइट्रोजन होता है, बाकी आप देख लो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये समझ आ रही है तुम्हें हेनरी लॉ के सारे यूजेस। वेंटो फैक्टर क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, तो देखो 2 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अणुसंख्यक गुणधर्म के मान, आपने कहा भाई मैं 1 मोल घोल रहा हूँ, 1 मोल के हिसाब से आंसर दे दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे सॉल्यूट का, जिसको हमने घोला है उसको सॉल्यूट बोलते हैं विलेय का, घोलने के बाद विलायक में मान लो वो टूट गया है ना, पार्टिकल्स में टूट गया हमारा सॉल्यूट, NaCl, MgCl2, HCl3, इनके तो टुकड़े 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 हो गए। तो अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी उसका वियोजन हो जाता है ना, डिसोसिएशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट में घोलने पे क्या हो जाता है, डिसोसिएशन, वियोजन हो जाता है। या फिर वो मान लो डाइमर बन गया, ट्राइमर बन गया, तो उनका क्या हो जाता है, एसोसिएशन, संगुणन हो जाता है। इन दोनों ही केसेस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, मैं की पॉइंट्स लिख रही हूँ, आपको इनको लिखना है एग्जाम में प्रॉपर लाइंस बना के। अणुसंख्यक गुणधर्म के मान बदल जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है ना बेटा वो चेंज हो जाती है। इन प्रॉपर्टीज को कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। मतलब बोला तो ये था, है ना, टीवी में ऐड देखा तो इतना बढ़िया आ रहा था, वहां जाके देखा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो भाई वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, प्रेक्षित मान है ना। ठीक है भाई, और टीवी में जो देखा, जो तुमने अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया ना, वो तुम्हारा थियोरिटिकल वैल्यू है। आई होता है तुम्हारा ओटी, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरिटिकल, ऑपरेशन थिएटर, ओटी ऑब्जर्व्ड ऊपर रखना है। अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, पूरा तुम्हें लिखना है, पूरा लिखना है, अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरिटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है ना, कणों की संख्या पे, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोल्स, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन, तो अपॉन कह दो भाई थियोरिटिकल मोल्स, ठीक है, प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, स्थिर क्वाथी एजियोट्रोप किसे कहते हैं। ठीक है भाई, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप का होता है, तो पहले हिंदी में बता देती हूँ। मेरे को 2 लिक्विड को मिलाना है एक निश्चित संगठन पे, निश्चित संगठन पर 2 द्रवों का मिश्रण जो एक साथ एक ही समय पे उबलते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट्स एट अ सर्टेन कंपोजिशन विच बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर। आई बात समझ में, मतलब मैं 2 लिक्विड ऐसे नहीं मिलाऊंगी आधा आधा मिला दिया, ऐसे नहीं, मैं एक कंपोजिशन बनाऊंगी, मैं 95.5 तुझे ले लेती हूँ, 4.5% तुझे ले लेती हूँ, 2 द्रवों का निश्चित संगठन, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एट अ सर्टेन कंपोजिशन। अब जब वो दोनों बॉईल होंगे ना, तो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे, तो अगर ऐसा तुमने कर दिखाया मतलब तुमने एजियोट्रोप बना दिया। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं, भूल जाओ एग्जाम में तो ये भी लिख देना, मान लो कुछ ही नहीं याद आया, सब वैनिश हो गया, तो ये लिख देना, एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। एक्चुअली क्या तुम तो फंस गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इंग्लिश वाले पे भी लिख सकते हैं, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अब बेटा 2 तरह के एजियोट्रोप होते हैं, एक होता है न्यूनतम क्वाथी, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ठीक है, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है भाई, न्यूनतम, इसको हिंदी में लिखेंगे न्यूनतम क्वाथी, न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप,
और इसको क्या लिखेंगे, अधिकतम क्वाथी एजियोट्रोप। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब बॉइल नहीं हो रहा, मतलब वेपर नहीं बना रहा, तो वेपर नहीं बना रहा मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया यानी ये राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है ना, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एक सेकेंड, मैंने उल्टा नहीं कर दिया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी उल्टा बता दिया दिमाग, मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब जल्दी बॉइल हो रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल अभी पहले हो रहा था जिस टेम्परेचर में उससे नहीं, उससे ज़्यादा भी बॉइल हो रहा है। मैं ए और बी को मिला दूँ तो ए अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल ही नहीं हो रहा है, ज़्यादा भी जा रहा है, और बी भी अपने बॉइल पे नहीं हो रहा है, वो अपने ज़्यादा भी जा रहा है, मतलब जो फाइनल कंपोजिशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ए और बी के इंडिविजुअल कंपोजिशन से ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपने बढ़ा दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया मतलब आप बॉइल नहीं हो रहे हो, आप उबल नहीं रहे हो, मतलब आप वाष्प नहीं बना रहे हो, तो प्रेशर कम हो गया ना। तो इनमें क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है वो ओवरऑल कम हो जाता है। तो भाई वेपर प्रेशर कम होना मतलब, तो यहाँ लिखना है, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वाष्प दाब कम हो जाता है इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, ये क्लियर। चलो नेक्स्ट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब ए पहले उबल रहा था ना उससे कम टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, और बी भी जब पहले उबल रहा था ना उससे भी कम पे बॉइल हो रहा है, मतलब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम है, मतलब जल्दी जल्दी उबल रहे, जल्दी जल्दी बॉइल हो रहे, मतलब वाष्प जल्दी जल्दी बना रहे। तो ऐसा तो तभी होगा जब वाष्प दाब बढ़ जाए, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, मतलब वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाए, वाष्प दाब बढ़ जाए यानी सिर्फ इतनी सी बात, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन अगर दर्शाएगा तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन में देखो पूछ ही ले, तो यहाँ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था अल्कोहल और वाटर। ठीक है, तो भाई अल्कोहल और वाटर 95% तुम अल्कोहल ले लो, हालांकि 95.5 होता है, 4.5 होता है, तो 95% तुम अल्कोहल ले लो और 5% तुम वाटर ले लो, तो ये आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप हो जाएगा। और यहाँ आपको दिया है नेगेटिव डेविएशन में आपको बताया था एसिड और वाटर, तो 68% तुम नाइट्रिक एसिड ले लो और 32% तुम वाटर ले लो, तो ये नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, कर लोगे है ना। चलो आगे देखें, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन। अच्छा, RLVP किसे कहते हैं, RLVP का फॉर्मूला। अब देखो RLVP में तुम उसको ढंग से समझाओगे कि अगर मेरे पास शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है, तो इसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है, पानी है ना, तो इसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है, वो होता है P0, VP वाष्प दाब। ठीक है, लेकिन जब मैं इस सॉल्वेंट में कुछ मिलावट कर दूं, ठीक है ना, इसमें मैंने घोल दिया अवाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब मेरे आई का डंडा नहीं चाहिए, फिर तुम कहोगे वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लिया, तो भाई आयन में टूटता ही नहीं है, तो आई का टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूट घोल दिया। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, विद्युत अनाप घटे भी लिख सकते हो। तो देखो पहले तो सिर्फ क्या था, पानी था, है ना भाई, पहले सिर्फ पानी था, अब बीच बीच में ना मोटे मोटे शुगर पार्टिकल आ गए, यूरिया पार्टिकल आ गए, है ना, ग्लूकोज आ गया, ये तो पानी तो आराम से वेपर बना रहा था, बंद कर दो, पानी तो क्या मैं वाष्प बनाऊंगा, क्या तकलीफ है, मैं तो उड़ जाऊंगा। शुगर तो क्या करेगा, शुगर कहेगा भाई मैं तो नहीं उड़ूंगा, और तू कहाँ जा रहा है, तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, तुझे पढ़ने दूंगा नहीं, तो यह मुसीबत कर देता है ना। तो ये पहले यहाँ को वाष्प बन गया, आराम से वाष्प बन गया, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे इतनी वाष्प बनती नहीं है, यहाँ वाष्प कम बनेगी, ठीक है ना, यहाँ इतनी वाष्प बनती नहीं है, बीच में तुमने खुद नहीं परेशानी इसकी पैदा करी, तो ये नहीं जा रहा है। तो अब तुम कहोगे भाई वेपर प्रेशर कम हो गया, यहाँ वेपर प्रेशर हो गया PS। ठीक है, तो कम कितना हुआ, तो हम कहते हैं उसको लोअरिंग
वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस। और अगर मैं कहूँ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में। पहले 100 था 80 हो गया, 20 की कमी है, 20 की कमी हर 100 पे आएगी, है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आई बात समझ में, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। फिर इसके द्वारा मोलर मास ज्ञात करने का फॉर्मूला ही लिखना है ना, तो फॉर्मूला लिख दो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखो स्मॉल w, सारे फॉर्मूलों में स्मॉल w ऊपर आएगा, छोटा w हर सूत्र में ऊपर आएगा। स्मॉल w, छोटा w, और w के साथ कैपिटल m आता है हमेशा। छोटा w, बड़ा m, बड़ा w, छोटा m। स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। स्मॉल फॉर सोल्यूट, विलेय के लिए, क्योंकि विलेय कम होता है, और कैपिटल फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा होता है ना। ये भी 1 किलो पानी में 1 ग्राम शुगर घोलोगे, तो तुम खुद ही सोच लो ना, पानी कैपिटल W है, ज़्यादा है, और शुगर 1 ग्राम है, मतलब सॉल्यूट है, स्मॉल w है। ऐसे पी नॉट समझ में आ गया, कम वाला पी नॉट, सॉरी ज़्यादा वाला पी नॉट, कम वाला पी एस। पहले वाष्प दाब ज़्यादा होता है, कुछ मिलाओगे तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो पी नॉट माइनस पी एस। भूल जाओ अरे पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, तो भाई ज़्यादा ये है, कम ये है, प्रेशर माइनस में तो होगा नहीं, तो ज़्यादा वाला पी नॉट विलायक का, और कम वाला पी एस विलयन का, और रिलेटिव है तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में बोल दो। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक गुणन हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? देखो क्वथनांक गुणन मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और हिमांक अवनमन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। किसे कहते हैं तो तुम बताओगे कि भाई जब हम नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय को, है ना, इन शॉर्ट समझाना है, मान लो भूल गए तो तुम्हें बताना है जब पानी में ग्लूकोज को मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब इसको भाषा में कैसे लिखें, तो तुम बताओगे कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस इंक्रीमेंट को, बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। सिमिलरली जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसका वाष्प वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तुम लिख सकते हो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब इसे पूछा था नहीं क्यों हो जाता है, तो हम क्यों की भाषा नहीं बताएंगे उसको, हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई, कम मतलब समझे, जैसे पानी पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था तो अब तुमने शुगर घोल दी तो वो माइनस से फ्रीज होगा, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी उस कमी को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। अब चाहे एलिवेशन हो, उन्नयन हो, चाहे डिप्रेशन हो, दोनों ही विलयन की मोललता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चाहे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो, दोनों ही विलयन की मोलैलिटी के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी कैपिटल M और मोलैलिटी कैसे डिफरेंस है, तो बेटा मोलैरिटी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलों की संख्या, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में होने चाहिए, विलेय के मोल 1 लीटर में, लेकिन ये होता है 1 किलो विलियन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 किलो विलियन नहीं, सॉरी 1 किलो विलायक, 1 kg सॉल्वेंट, 1 किलो विलायक में मोलों की संख्या, क्योंकि वेट में क्या होता है कि आप कुछ वेट घोलोगे तो वेट बदल जाएगा, लेकिन अगर 1 लीटर पानी लो, अब शक्कर कितनी मिला लो, पानी 1 लीटर रहेगा। 1 बॉटल भर के तुमने पानी ले लिया ना, आप शक्कर कितनी मिलाओ, वो बाहर नहीं आएगा, वो बीच बीच में आएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वेट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है मोलैरिटी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है और मोलैलिटी वेट बाय वेट यूनिट है, ठीक है। ताप बदलने से मोलैलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है,
ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तो आपने ताप बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मोलारिटी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसे तो डिफरेंस लिखना है, लिखना क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सड़कों पर जमी, क्या लिखा है सड़कों पर, मैं भी वही लिख रही हूँ, सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रेशर कुकर ठीक है जैसा बनाया, ये प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाएगा। अब रीजन दे सकते हो क्या कि तुम प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाएगा। तो वो बार बार सीटी करके क्या करता है, सीटी लगा प्रेशर रिलीज कर देता है। तो प्रेशर कुकर क्या करता है, अपने अंदर वेपर प्रेशर है ना, या प्रेशर को हाई कर लेता है, अपने बाहर के दाब को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई चीज़ को उबालना है ना, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर, आपके पास जो द्रव है उसका वाष्प दाब और बाहर का वाष्प दाब बराबर हो गया, तो आपका लिक्विड बॉईल होने लग जाएगा। और अगर ये बॉईल हो जाएगा तो फिर बॉईल पानी में खाना पकड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पानी क्या होता है, 100 डिग्री पे बॉईल होना शुरू हो जाता है। अब प्रेशर कुकर होगा ना, तो प्रेशर कुकर में सीटी लगती है ना बार बार, तो प्रेशर को क्या करता है, अपने बाहर के प्रेशर को बढ़ा देता है। अब अगर प्रेशर बढ़ गया, समझे मेरी बात, प्रेशर बढ़ गया तो पानी क्या करेगा, उस प्रेशर के बराबर आने के लिए उबलेगा कब, जब उसका वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो वैसे तो 100 डिग्री पे बराबर आ जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर का दाब ज़्यादा होने से क्या होता है कि पानी को उस ज़्यादा दाब पे आने के लिए ज़्यादा ताप पे उबलना है। मतलब प्रेशर कुकर में पानी 100 पे नहीं उबलेगा, 100 से अधिक पे उबलेगा। मतलब पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें सब्जियां फटाफट पक जाती। 100 पे नहीं पक रही थी, 101 पे पक जाएंगी, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसमें खाना आराम से पक जाता है। इन शॉर्ट आप लिखेंगे प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाने से जो है लिक्विड का या जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। क्योंकि वो पानी उबल रहा है लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पे उबल रहा है तो पक जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। फिर सड़कों पे जमी बर्फ से नमक हटाने के लिए, तो भाई नमक जो है ना वो है आपका एंटीफ्रिज। एंटीफ्रिज को हिंदी में क्या लिखेंगे, एंटीफ्रिज। सॉल्ट जो है एंटीफ्रिज का काम करता है। अच्छा, एंटीफ्रिज को आप लिखो प्रतिहिम, ठीक है। एंटीफ्रिज का काम करता है मतलब फ्रिज नहीं होने देगा वो, मतलब पानी को पानी रखेगा, फ्रिज नहीं होने देगा। तो फ्रिज नहीं होने देगा तो बर्फ क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसका लैंग्वेज में बता देती हूँ। लिखा है नमक प्रतिहिम का काम करता है क्योंकि अवाष्पशील विलेय बर्फ पर डालने से हिमांक के मान में कमी आ जाती है और बर्फ जो है वो पिघल जाती है। बात वही, बर्फ को फ्रिज नहीं होने देगा, पानी में कन्वर्ट कर देगा। नमक डाल दोगे तो आप बताओ, सड़कों पे नमक डाल देंगे तो बर्फ जो होगी वो फटाफट पिघल जाएगी, ठीक है। ये चलो नेक्स्ट है परासरण किसे कहते हैं, ये तो कर लिया था। अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला कर लिया था। अब देखो प्रोटीन के 300 ml जलीय विलयन, वॉल्यूम दे दिया हमें 300 ml। प्रोटीन कितना है, स्मॉल w 1.25 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है बेटा, 300 केल्विन का टेम्परेचर है ना। और परासरण दाब पाई का फॉर्मूला, पाई दे रखा है 2.51 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। प्रोटीन का मोलर मास, अब तुम फॉर्मूला लगाओगे पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, तो फिर तुम M लिखोगे WRT अपॉन पाई V। सारा डेटा तो तुम्हारे पास है, W डालो 1.25, R आपका गैस कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 0.083, चेक कर लेना, ये भी बाहर में है, ये भी बाहर में, वैसे तुम्हें इतना परेशान करेगा नहीं एग्जामिनर। टेम्परेचर कहाँ गया भाई, 300 केल्विन टेम्परेचर। MV मास, तो MV क्यों, पाई भी है ना, पाई कितना 2.51 इंटू 10⁻³ ठीक है। और वॉल्यूम भी 300 है ना, 300 सॉल्व कर लो, इसमें क्या है ना। 1.25 का डबल ही कर लेना, 250, इसको तो 2 ही कर लेना, ठीक है। 300 काट दो, बन जाएगा 10⁻³ ऊपर आएगा तो प्लस का 3, तो भाई 83/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। तो 83 डिवाइड बाय
2 कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, 1.25 0.083 300, ओहो 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 ओहो, वॉल्यूम तो हमें लीटर में चाहिए होता है ना, ये 300 ml है पर 1000 आ जाएगा क्या भाई, वॉल्यूम तो हमें लीटर में चाहिए होता है ना, 300 ml है ना, लीटर में लेोगे तो 300 अपॉन 1000, तो 83,000 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा किसका, क्या पूछा, प्रोटीन का मोलर मास, ठीक है बच्चों। चलो आगे लास्ट हम देख लेते हैं और क्या है, समपराशरी, अल्पपराशरी और अतिपराशरी। देखो समपराशरी मतलब आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब दो सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जब दो विलयनों की सांद्रता बराबर होती है तो उनकी परासरण दाब भी बराबर हो जाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक समपराशरी। अल्पपराशरी हाइपोटोनिक, ठीक है बेटा, अल्प मतलब कम, हाइपोटोनिक तो वो विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के कंपैरेटिवली कम है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है तो पाई कम हो जाएगा, तो कम वाला है ना वो हाइपोटोनिक, और जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो क्या है, तो भाई वो है हाइपरटोनिक, ठीक है। शोफ, शोफ बेटा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको एडिमा बोलते हैं, है ना, एडिमा यानी शोफ। अब क्या होता है कि ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ना, आपको लाइन टू लाइन मिलेगा, मैंने इसके उसमें समझाया भी है, वन शॉट में पढ़ाया था शायद विलियन में, कि जब हम क्या करते हैं, जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, तो नमक ज़्यादा खाने से क्या होता है भैया, बिना नमक मतलब आपने समझा, सलाइन वाटर हो गया, बाहर सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो टिश्यूज़ में है ना, ऊतकों में नमक ज़्यादा होने से क्या होता है, सेल में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बाहर मैंने तुम्हें क्या कहा, कच्ची कैरी है, नमक के पानी में रख दो तो कैरी में से पानी बाहर आ जाएगा, तो इंटर सेल्यूलर जो स्पेस है, अंतरा कोशिकीय स्थान में नमक ज़्यादा होने से कोशिका से पानी निकल के, सेल का पानी निकल के बाहर चला जाता है और सेल्स सिकुड़ जाती है, तो उनका जो फेस है वो सूजा सूजा दिखाई देता है। इस प्रॉब्लम को हम एडिमा कहते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको जो ऑस्मोसिस वाला टॉपिक है ना वहाँ लिखा है, तो 100 में से 100 नंबर अगर बेटा लाने हैं तो इसको थोड़ा पढ़ के जाओगे। जो लोग नमक अधिक खाते हैं उनके ऊतकों में पानी की अधिकता के कारण सूजन आ जाती है, जिसे सोफ कहते हैं, मतलब कोशिका में से पानी निकल निकल के बाहर आ जाता है, तो टिश्यूज़ में पानी ज़्यादा हो जाता है, सेल के अंदर तो पानी कम हो गया, तो वहाँ पानी ज़्यादा बढ़ने से वो सूजे सूजे दिखते हैं, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं एडिमा, एक्स ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है, तो उनमें एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है। क्लियर, तो पूरी कोशिश कर ली मैंने, देखो पूरा टॉपिक सब कुछ खत्म करा दिया है ना। तो आई थिंक अब विलियन के आपके हिंदी में भी आपके पास मिल गया, इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल हो गया, और अभी तो मिक्स लैंग्वेज में कराया है, तो इस चैप्टर के तो आपके पूरे पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, और दिन भर काम करने के बाद आपको अच्छा कंटेंट देना, अच्छा मटेरियल देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। आने वाले जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं, पूरा सिलेबस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शैली मैम, चैनल का नाम करियर प्लैनेट। तुम्हारे एग्जाम 22 को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा करके आना, कोई क्वेश्चन गलत मत करना, मिशन 100 में से 100, तो पूरे नंबर लाने की कोशिश करना। मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।